लिखते। फर्क किसको पड़ता है? सिर्फ फर्क किसको पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है किसको? फेज को। किसको? फेज। वाई? बिकॉज करंट यहां पे इस सर्किट में लीड कर रहा है और पहले करंट क्या करता था? लैग कर रहा था। यहां पे क्या कर रही है? लीड कर रहा है। और यहां पे क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये कि आप जब एक्सेप्ट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्यों बेटा, जिंदगी में इतने दुख क्यों है आप लोगों को? हाँ, कि गुड मॉर्निंग भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हो? ठीक बेटा, गुड मॉर्निंग। जोर से बोलो, गुड मॉर्निंग। तो चालू करें। चलो बेटा, कितने तरह के अपन सर्किट देखे? एसी सर्किट्स में कितने तरह के सर्किट देखे? 6। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया आंकड़ा बोला आपने। कौन से बोलो? प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, आरएल, आरसी और एलसी। बराबर, इस तरह के अपन ने देखे। सभी में देखा था कि किस तरह से करंट लीड करता है, लैग करता है, कितने का फेज रहेगा, π/2 से लैग करेगा या π/2 से लीड करेगा। हो सकता है उसमें π/2 के जगह पे सिर्फ फाई एंगल से लीड करे, फाई एंगल से लैग करे। ठीक है ना? तो डोमिनेंसी किसकी होगी? इंडक्टिव की होगी, कैपेसिटिव की होगी। उस तरह से काम किया करता था सर्किट। बराबर है। आज हम लोग क्या करेंगे, हमारे सिलेबस में बेटा सीरीज आरएलसी सर्किट और एक हमारा 7th नंबर का क्या है बोलो? सर्किट है। क्लियर है? तो इसमें देखो, हो सकता है इसमें अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बने। तो मतलब मान के चलो आरएल सीरीज में होगा, सी उन दोनों के किस में हो सकता है? पैरेलल में हो सकता है। एलसी सीरीज में हो सकता है, उन दोनों के पैरेलल में क्या हो सकता है? आर हो सकता है। ठीक है, ये अलग की बात है। उसमें अपन न्यूमेरिकल्स में इस तरह के क्वेश्चंस डाल के देखेंगे कि क्या उसका आउटपुट निकलता है। लेकिन फिलहाल तो अपने सिलेबस में जो है कौन सी चीज? सीरीज आरएलसी सर्किट। मतलब आरएलसी ये किस में रहेंगे? सीरीज में रहेंगे। और फिर में उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका वोल्टेज, दैट इज पीक वोल्टेज कितना बनेगा, पीक ईएमएफ कितना बनेगा। उसके बाद पूरा सर्किट का मिला के करंट को अपोज करने की जो चीज है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था? एम्पीडेंस। ये एम्पीडेंस की वैल्यू कितनी बनेगी और फाइनली जाके कौन लीड करता है? करंट लीड करेगा या वोल्टेज लीड करेगा, और कितने एंगल से करेगा, मतलब कितना उसका फाई रहेगा, दैट इज फेज। ये फेज भी हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? चलो बेटा, तो पहले तो हम लोग सर्किट को ड्रॉ करेंगे। सर्किट को ड्रॉ करने के लिए पहले तो क्या निकालेंगे बेटा? बोल। ये रहेगा आपका कौन? रजिस्टर। ये रहेगा बेटा कौन? आपका इंडक्टर। और ये रहेगा बेटा आपका कौन? कैपेसिटर। ठीक, ओके। और अभी यहां पे हम लोग वो सप्लाई लगाएंगे जिसका नाम लिया था हम लोगों ने। कौन सा सप्लाई है ये? एसी सप्लाई। ठीक, सही निकला डायग्राम? चलो ठीक, बोलो ये आर, ये एल और ये सी। अब अच्छे से अच्छा खासा चीज बताइए। यहां पे इक्वेशन लिखेंगे E = E0 sin ओमेगा टी। किसी को कोई दिक्कत बेटा? नहीं। ठीक, अब मुझे बताइए, यहां से करंट फ्लो होना शुरू करेगा। ये रहा अपना कौन सा? एसी सप्लाई। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए करंट सभी के लिए कैसा होगा? सेम। वाई? बिकॉज सभी किसमें लगाए गए हैं? सीरीज में। अब इसके अक्रॉस में क्या रहेगा? पोटेंशियल। ये पोटेंशियल किससे डिनोट करेंगे? ER से। ये किससे? EL से। और ये किससे? EC से। अब ये जो पोटेंशियल है जिसको हमने वोल्टेज बोला था, और इसी वोल्टेज का नाम क्या है? ईएमएफ बेटा। क्लियर है? आप फटाक से बोलिए, ये जो ईएमएफ आपको दिखाई दे रहा है, ये ईएमएफ सिंपल क्वांटिटी दिख रही है इसमें या फेजर क्वांटिटी रहेगी? सिंपल क्वांटिटी या फेजर क्वांटिटी? अरे फेज है ना, करंट के साथ कुछ ना कुछ क्या बना रहा है? वो एंगल बना रहा है। बराबर है। कभी करंट के सामने चलेगा, कभी करंट के पीछे। मतलब करंट जब कम होते रहेगा तब वो बढ़ते रह सकता है। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, करंट के साथ साथ चले, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घटेगा तो वोल्टेज घटेगा। इस तरह का प्रोग्राम चलता है। क्लियर है? तो फटाक से बताओ, अभी यदि मैं यहां पे इस तरह से करंट निकालो और इसका मैंने नाम दिया I, तो मुझे बताओ फटाक से यहां पे वोल्टेज मतलब कौन सा? किसके अक्रॉस में? रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज किस तरह से रहेगा? अलॉन्ग रहेगा। तो इसका मैंने नाम दिया बेटा कौन सा? दैट इज E0 या फिर ER या फिर E0 कौन सा वाला? R वाला। यहां तक समझ में आया? ठीक। यदि मैं करंट इस डायरेक्शन में ही निकालूं तो मुझे बताइए इंडक्टर के लिए करंट लीड करता है या लैग करता है? लैग करता है। कितने से? π/2। बराबर है, π/2 रेडियन से। तो ये रहा आपका कौन बोलो? E0 कौन सा वाला? L वाला। और एंगल कितना रहेगा? 90। और ये कौन रहेगा बेटा? I0। I0 पकड़ के चलिए। क्लियर है? उसी तरह से यदि मैं करंट इधर ही निकालू एक्स एक्सिस में, दिस इज I0, तो ये कैपेसिटर के लिए वोल्टेज क्या करेगा? लैग करता है या लीड करता है? लैग करता है। वोल्टेज क्या करता है? लैग करेगा। कितने डिग्री से? तो बेटा आप किधर निकालोगे लाइन? नीचे, ऊपर या बीच में? नीचे के डायरेक्शन में इस तरह से निकाला जाएगी
ये लाइन और इसका नाम होगा दैट इज ई नॉट सी, बराबर है। अब ये सभी को हम लोग क्या करेंगे बेटा, फिर से रीड्रॉ करेंगे और फाइनली अपन उसका क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को वोल्टेज चाहिए। कौन सा वोल्टेज चाहिए, ई नॉट चाहिए बेटा, क्लियर है। इसलिए हम लोग एक काम किए, देखें कि यहां पे हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से ये निकाला बेटा करंट की लाइन, ये एक लाइन खींची मैंने, बोलो ये कौन हुआ हमारा, बोलो दिस इज आई नॉट, और ये हम लोग निकालेंगे दैट इज ई नॉट आर, क्योंकि करंट के साथ ही कौन है हमारा वोल्टेज, किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, ये रजिस्टर का वोल्टेज है बेटा, ठीक। मैंने ऊपर के डायरेक्शन में लाइन खींची, ये बेटा लाइन फटाक से बोलो कौन होगी, ये होगी ई नॉट एल। देखो करंट के साथ आपका कौन है 90 का एंगल बना के लीड कर रहा है कौन, वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर, और एक लाइन में खींचता हूं यहां पे, और ये होगा हमारा कौन सा, बोलो ई नॉट सी। यहां तक समझ में आए, दोनों के बीच में एंगल ई नॉट और ई नॉट सी और आई नॉट में कितने का एंगल दिख रहा है, 90, ठीक, बहुत बढ़िया सर। चलो आगे, अब बताइए बेटा, यहां पे मान के चलो कि यहां पे वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, किसके अक्रॉस का वोल्टेज, इंडक्टर के वैल्यू का वोल्टेज, ये आपके कैपेसिटर वैल्यू के वोल्टेज के अक्रॉस में जितना दिख रहा है इससे ज्यादा है, मतलब द वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर इज मैक्सिमम देन दैट ऑफ द कैपेसिटर। मान के चलो इसके अक्रॉस का वोल्टेज है बेटा 10 वोल्ट और इसके अक्रॉस का वोल्टेज है बेटा कितना, 4 वोल्ट। तो इसका मतलब ये कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये जो लाइन आप लोग जितनी लंबी खींचे उसका मीनिंग क्या होता है, उतना उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मान के चलो ये जो लाइन दिख रही है कितने वोल्टेज की होगी, 10 वोल्ट की, और ये लाइन आपको छोटी दिख रही है कितने वोल्ट की होगी, 4 वोल्ट की। तो 4 वोल्ट किधर दिख रहा है, नीचे, और 10 वोल्ट किधर दिख रहा है, ऊपर। इसका मतलब ये दोनों में कितने का एंगल है, 180 डिग्री। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते, इससे माइनस कर सकते बेटा, बराबर है। अगर माइनस करेंगे तो मुझे बताओ, यहां पे ये रहा 4, -4 बोलेंगे इसको, और ये क्या रहा, बोलो 10, तो कौन सा 10, +10। तो इसका मतलब यहां पे, तो ये रहा आपने 4 माइनस किया, तो बचा कितना बेटा, 6। तो ये जो 6 बचा है, ये 6 किसकी वैल्यू शो करता है, दैट इज ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी। ये बात समझ में आई, ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं यहां तक, इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ठीक। अब बोलो, तो ये जो लाइन दिख रही है बेटा, ये कौन सी लाइन है, बोलो, ये लाइन मतलब ही कौन है, दैट इज ए नॉट एल माइनस ई नॉट सी की लाइन है, ठीक है ना। और ये लाइन किसके बेटा, ई नॉट आर की लाइन। तो ये रहा ई नॉट आर, ये रहा ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी, और दोनों से बीच से निकलता है ये कौन, रिजल्टेंट, वो निकला, और इस रिजल्टेंट का नाम हम लोग बोलेंगे दैट इज ई नॉट। बात समझ में आई, क्योंकि मैंने पहले बोला यहां पे वोल्टेज कौन सी क्वांटिटी नजर आ रही है, फेजर क्वांटिटी, और ये जो हम लोग निकालेंगे एंगल, एंड दैट एंगल इज फाई, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस, क्या बोलेंगे। अब बताइए यहां पे जो नेट वोल्टेज मिला है ई नॉट, ये आपके करंट के साथ लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, अरे वोल्टेज लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, देखो कितने एंगल से लीड कर रहा है, 5 एंगल से, कितने एंगल से। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि इफ सपोज यहां पे सर्किट में हम लोगों ने पहली चीज बोली कि यहां पे कौन सी चीज ज्यादा है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो इसका मतलब दिस सर्किट इज बिहेव लाइक द इंडक्टिव सर्किट, किसकी डोमिनेंसी ज्यादा रहेगी, यहां पे इंडक्टर की डोमिनेंसी ज्यादा रहेगी। बात समझ में आई। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं डोमिनेंसी ऑफ इंडक्टर इज मैक्सिमम, दैट्स व्हाई द वोल्टेज इज लीडिंग। और हमको पता है कि इंडक्टर सर्किट में कौन लीड करता था, वोल्टेज लीड करता था π/2 रेडियन से। लेकिन π/2 रेडियन से करेगा क्या, ये पूरा नहीं करेगा, इसको पीछे खींचने वाला भी है, कौन है, ई नॉट सी भी खींच रहा है नीचे, और एक कौन खींच रहा है, ई नॉट आर भी खींच रहा है नीचे, जिसके वजह से इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, थोड़ा सा ई नॉट आर की तरफ झुक गया। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब इसका वैल्यू बताइए कैसे निकालेंगे, बोलो ई नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बोल हाँ कैसे करेंगे। हाँ ये तो रहा आपका कौन, ई नॉट की वैल्यू है, ये कौन है आपका ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी, और ये कौन है ई नॉट आर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू ई नॉट आर स्क्वेयर प्लस हाँ ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी का होल स्क्वायर। ये पूरी अलग एक क्वांटिटी रहेगी, बराबर है, दैट इज 10 माइनस 4 इज हाउ मच, 6 की वैल्यू शो करता है, बराबर है। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, यहाँ पे ई नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे डाल देंगे इसको अंडर रूट में, तो बनेगा कितना, ई नॉट आर स्क्वेयर प्लस इन ब्रैकेट ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये रहा आपका मैक्सिमम, मतलब कौन है हमारा पीक वोल्टेज, इतनी वैल्यू रहेगी, क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है ना। अब मुझे बताइए
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज बेटा, बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज? करंट इनटू रेजिस्टेंस। क्या होता है? करंट इनटू, तो कौन सा वोल्टेज दिख रहा है? अक्रॉस दी रजिस्टर। सभी के लिए करंट कैसा बेटा? सेम। तो हम लोग यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो, हाँ, आई नॉट स्क्वायर। वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट की वैल्यू भी स्क्वायर होगी और आर स्क्वायर प्लस, इधर बताइए, हाँ, इन ब्रैकेट, हाँ बोलो, क्या बनेगा? इधर बताइए ना, हाँ, आई नॉट इंटू एक्स एल, किसका रेजिस्टेंस लिखेंगे? इंडक्टर का रेजिस्टेंस, दैट इज आई नॉट एक्स एल माइनस, हाँ, आई नॉट एक्सी का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब बताइए, इसमें से भी कॉमन निकलेगा? अरे निकलेगा, नहीं निकलेगा? ऐसे ही निकलेगा बाहर कौन, और इसका, और वो भी बाहर निकलेगा। इधर क्या बनेगा? इसका स्क्वायर है, तो यहां पे निकलेगा कौन? आई नॉट स्क्वायर। अब यहां का आई नॉट स्क्वायर, यहां का आई नॉट स्क्वायर बाहर निकला, कितना बनेगा? आई नॉट। तो मुझे बताइए इक्वेशन क्या बनेगा? आई नॉट, ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट ऑफ, बोलो बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब बताइए यहां पे ये जो क्वांटिटी दिखाई दे रही है आपको, दिख रही है? इस क्वांटिटी को क्या बोल सकते हैं? वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू, अगर इसको मैंने रेजिस्टेंस बोला तो कोई दिक्कत होगी किसी को? तो ये किसको ऑबे कर रहा है? ओम्स लॉ को ऑबे कर रहा है। तो इसको मैं लिखूंगा बेटा, सो देयरफॉर ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इनटू जेड। क्या लिखा मैंने? जेड से डिनोट किया, और यही है हमारा जेड। क्या है? हमारा इंपीडेंस। तो इस सर्किट में ये जो जेड दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंपीडेंस। और ये वर्ड मैंने पहले भी इस्तेमाल किया, जहां पे रिजल्टेंट रिएक्टेंस मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू शो करता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे सिंगल एक्सएल और आर नहीं है, इसके साथ कौन है? एक्सएल के साथ कौन है? एक्सी भी और माइनस में दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई? और ये रहा इंपीडेंस। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी नजर आएगी आपको? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये रहा जेड का इक्वेशन। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत बेटा? पक्का? अगर मैं करंट का इक्वेशन यहां पे लिखने जाऊं तो मुझे बताइए करंट का इक्वेशन किस तरह से नजर आएगा? क्या लिखोगे? करंट का इक्वेशन भी कैसा होना चाहिए? साइन के फॉर्म में, बराबर है ना? तो इसके लिए बताइए साइन करंट का इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा? आई इज इक्वल टू आई नॉट, अरे आई इज इक्वल टू आई नॉट, हाँ, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लिखा जाएगा। इस तरह से रहा। तो यहाँ पे हमको क्लियर कट दिख रहा है बेटा, कौन लीड करेगा? वोल्टेज लीड करेगा। वाई? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन है? ये हमारा आरएलसी सर्किट में, आरएलसी सर्किट, ये अगर आपका किस तरह का सर्किट रहा? इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करे। किस तरह? इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करे। तो इसका मतलब मुझे बताइए किसका वोल्टेज ज्यादा दिख रहा है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब इसको, इस डायग्राम को अपन इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। यहां पे दिख रहा है ये कौन किसकी लाइन शो कर रहा है? दैट इज ई नॉट आर। ये कौन है आपका? ई नॉट। यहां पे कौन है? ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी। ये दिख रहा है सबको? यदि मैं इसको वोल्टेज को अगर करंट से मल्टीप्लाई किया, सॉरी वोल्टेज को अगर मैंने डिवाइड किया किससे बेटा? किससे? करंट से। तो ये वैल्यू किसकी शो होती है? बोलो, रेजिस्टेंस। तो ये किसका रेजिस्टेंस होगा? आर। उसी तरह से ये कौन होगा फिर? रेजिस्टर। वोल्टेज दिख रहा है? कौन सा वोल्टेज है? EL माइनस EC डिवाइडेड बाय I। चलो ये बताइए, ये टोटल वोल्टेज, नेट वोल्टेज बाय करंट क्या किससे शो होगा? व्हाट इज दिस? Z होगा। तो ये लाइन किससे शो हो रही है? Z से। अरे हाँ ना? और ये जो दिख रहा है EL बाय I, EC बाय I, तो EL बाय I क्या होता है? वोल्टेज बाय करंट। हाँ, एक्सएल। और ये कौन होगा? इसका मतलब सेम हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बेटा कि ये जो आपका जो फेजर डायग्राम है, ये फेजर डायग्राम इस तरह से भी निकाल सकता है। बोलो, ये लाइन किसकी होगी? दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी। ये लाइन कौन होगी? आर की शो होगी। और ये कौन सी लाइन होगी बेटा? जेड की होगी। दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। बात समझ में आई? तो इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये लाइन मैंने फिर से खींची यहां पे, ये लाइन होगी। और ये कौन हमारा एंगल? बोलो फाइव। ये रहा जेड, तो ये रहा हमारा कौन? आर। तो ये कौन रहा? एक्सएल माइनस एक्सी। अरे बोल सकते नहीं बोल सकते? पक्का बात समझ में आई? तो मुझे बताइए ये इस तरह से बताइए। तो यहां पे पहली चीज तो कौन सी चीज? एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी हो, तब जाके हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये सर्किट किस तरह से बिहेव कर रहा है? इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। वाई? बिकॉज द रेजिस्टेंस मतलब ही रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस? इंडक्टिव रिएक्टेंस किससे ज्यादा है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है।
तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पे करंट लीड कर, सॉरी वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है। यहां तक समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। यदि हम लोग, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा टाइप नंबर 1 हुआ। कौन सा वाला बोलो? ये वाला, ठीक। तो नंबर 1 का कंसेप्ट ये वाला देखा हम लोगों ने। नंबर 2 में क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक्सेल इज स्मॉलर देन एक्सी। इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो मुझे बताइए कौन किसकी डोमिनेंसी ज्यादा होगी? कैपेसिटर की ज्यादा। अगर उसका रिएक्टेंस ज्यादा है तो वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर इज मैक्सिमम। इसका मतलब ये जो लाइन आपने खींची, ये लाइन क्या होगी बेटा? बोल। ये बढ़ जाएगी और ये लाइन क्या होगी? छोटी होगी। तो मुझे बताइए यहां पे अगर मैं रिड्रॉ करूं इसी डायग्राम को, तो ये लाइन हो गया हमारी कौन सी? बोलो बेटा, ई नॉट एल। ये हमारी कौन है? बोलो, ई नॉट आर। और ये लाइन होगी हमारी कौन सी? बोलो, ई नॉट सी। आई बात समझ में? अब मुझे बताइए ये अगर आपका 4 वोल्ट पॉजिटिव, या आपका कौन 10 वोल्ट, तो मुझे बताइए 10 - 4 इज हाउ मच? नीचे आएगा। तो बेटा ये रहा आपका 6। तो ये लाइन, ये इतनी वैल्यू किसके बराबर? बोलो, किसके बराबर? हाँ, ई नॉट सी माइनस ई नॉट एल। यहां तक आया, बराबर। तो ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे और यहां से लाइन खींचेंगे बेटा, ये बना आपका। तो ये आपकी वैल्यू कौन है? 5। तो ये रहा आपका ई नॉट आर। ये वैल्यू कौन है हमारी? ये बोलो, ई नॉट एल माइनस ई नॉट, सॉरी एल ने अभी क्या रहेगा? सी। और ये कौन है? ई नॉट एल। और ये रिजल्टेंट दिखाई देगा, ये कौन होगा? हमारा ई नॉट। ये बात समझ में आई? अब मुझे बताइए कौन लीड कर रहा है? ये लाइन किसकी होती है? करंट की लाइन होती है, दैट इज आई नॉट। तो इक्वेशन अगर इसका बनाएंगे तो इक्वेशन बताइए फटाक से, ई नॉट का इक्वेशन क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ, उसको देखिए और इसके बताइए क्या बनेगा? हाँ, अंडर रूट ऑफ बोलो ई नॉट आर स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट, हाँ, ई नॉट सी माइनस ई नॉट एल का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है सर, यदि हम लोग ई नॉट एल पहले लिखते और ई नॉट सी बाद में लिखते तो वैल्यू किस में आती? माइनस में आती। किस में आती? लेकिन माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू किस में आएंगी? तो एक बात समझ लो, आप ई नॉट सी लिखो पहले या ई नॉट एल लिखो, उससे कुछ मतलब नहीं आता। किसको? ई नॉट को। किसी भी तरह का फर्क नहीं गिरेगा। इसी तरह से अगर मैंने किसका वैल्यू निकाला? जेड की वैल्यू अगर लिखी, इंपिडेंस की वैल्यू, तो पहले अपन ने क्या लिखा था? बोलो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अभी क्या लिखेंगे? बोलो, जेड इज इक्वल टू बोलो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो मुझे बताइए अब यहां पे एक्सएल पहले लिखे थे हम लोगों ने, अभी एक्सी पहले लिख रहे, क्योंकि यहां पे सर्किट किस तरह से बिहेव कर रहा है? कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। यदि मैंने एक्सएल पहले लिखा होता और एक्सी बाद में लिखा होता, जबकि हमको पता है कि सर्किट बिहेव्स लाइक द कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो मुझे बताइए यहां पे आने वाली वैल्यू किस में आती? माइनस में आती। उसका स्क्वायर किए होते किस में आती? पॉजिटिव में आती। बात समझ में आई? तो किसी भी तरह से जेड को या ई नॉट को फर्क पड़ता क्या बेटा? मैथमेटिकली उसकी वैल्यू उतनी आती। आप अगर इसको क्या करते? पहले लिखते या बाद में लिखते? फर्क किसको पड़ता है? सिर्फ फर्क किसको पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है किसको? फेज को। किसको? फेज। वाई? बिकॉज करंट यहां पे इस सर्किट में लीड कर रहा है और पहले करंट क्या करता था? लैग कर रहा था। यहां पे क्या कर रही है? लीड कर रहा है। और यहां पे क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये कि आप जब एक्सएल और एक्सी इसको इंटरचेंज करोगे, किसी भी तरह का जेड को या फिर ई नॉट को फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? तो मुझे बताइए अगर एम्पीडेंस के फॉर्म में इसका फेजर डायग्राम निकाले तो इस डायग्राम का रिप्लिकेट बताइए क्या बनेगा? बोलो, ये डायग्राम मैंने फिर से निकाली, ये निकाली इधर, तो ये कौन बनेगा आपका? तो डायग्राम में भी उल्टी हो जाएगी ना, नीचे होगा, बराबर है? तो बोलो, ये रहा आपका कौन? बोलो, हाँ, ये हमारा कौन है? आर। ये कौन रहेगा बेटा? बोलो, एक्सी माइनस एक्सएल। और ये रहेगा हमारा कौन? जेड। और ये रहेगा हमारा फाई एंगल। ये रहा इस तरह से। समझ में आई बात? तो इसको हम लोग इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं और यहां पे लिख सकते हैं एक्सी माइनस एक्सएल। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? तो जेड का इंपेडेंस का इक्वेशन समझ में आया? सर, हम लोगों ने सर्किट में कुछ इस तरह से मॉडिफिकेशन किया कि सर्किट में हम लोगों ने एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर रखी। अब ये तभी पॉसिबल है, तब देखो दोनों में से करंट जा रहा है बेटा कैसे? सेम। करंट कैसे जा रहा है?
करंट अगर सेम जा रहा है तो ये वैल्यू इक्वल तब बनती है जब इन दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल भी कैसा बने, सेम बने। ये बात समझ में, क्योंकि हमको पता है ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर। करंट सभी के लिए कैसा है, सेम। तो इसका मतलब वोल्टेज सभी में अगर सेम होगा तो उसके अक्रॉस का जो रिएक्टेंस रहेगा वो भी कैसा बनेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से हम लोगों ने उसको एडजस्ट किया, ठीक है। तो एडजस्ट करने के बाद एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर आई। अगर एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर आती है तो मुझे बताइए एम्पीडेंस की वैल्यू, जेड की वैल्यू किसके बराबर बनेगी। जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलते चलिए, आर स्क्वायर प्लस एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल अगर हो तो ये डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं, बोलो एक्सएल माइनस एक्सएल बोल सकते, दोनों की वैल्यू तो सेम है ना, तो एक्सी को अपन एक्सएल मान के चलेंगे। ये भी 4 वो भी 4, तो 4 माइनस 4 0। तो जेड की वैल्यू किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर के बराबर। और ये आर स्क्वायर अंडर रूट के बाद अंदर है तो बोलो क्या होगा इसका वैल्यू आर। इसका मतलब ये कि इसमें जब आपका एक्सएल स्मॉलर देन एक्सी की तरह बिहेव करा था, या सर्किट किसकी तरह बिहेव करा था, कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। और अभी बताइए Z इज इक्वल टू आर है, मतलब पूरे सर्किट में ना एक्सएल दिख रहा है ना एक्सी दिख रहा है। बात समझ में आई, क्योंकि एक्सएल ऐसा हो तो एक्सी ऐसा होता है, दोनों को क्या कर रहे हो, वो कैंसल आउट कर रहे हैं बेटा। ये बात समझ में, जब इंडक्टर क्या कर रहा हो, अपोज कर रहा हो, तो कैपेसिटर उसको सपोर्ट कर सेम वैल्यू में। तो इसका मतलब एक ही अपोज करने वाला कंपोनेंट वहां पे दिखाई देगा, उसका नाम क्या है, रजिस्टर। तो यहां पे इंपेडेंस की वैल्यू आर के बराबर बनी, मतलब इस समय सर्किट किसके तरह बिहेव करेगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा बेटा, इसको भूलना नहीं है। किसकी तरह, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब बताइए किसी ने आपको पूछा कि पूरे तीनों भी केस में, केस नंबर 1 एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, केस नंबर 2 एक्सएल इज स्मॉलर देन एक्सी, केस नंबर 3 एक्सएल इज इक्वल टू एक्स3, ये थर्ड नंबर का केस। क्लियर। तो मुझे बताइए कौन से वाले केस में सबसे कम अपोज क्रिएट होता है सर्किट में करंट के लिए। देखिए ये रहा इंडक्टिव बिहेवियर ऑफ द सर्किट। मान के चलो आर स्क्वायर की वैल्यू 10 आई, ये वैल्यू कितनी बेटा, मान के चलो 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 6 का स्क्वायर कितना, 36 प्लस हाउ मच 100, 10 का स्क्वायर इज 100, कितना बना 100 एंड वैल्यू में चेंज नहीं कर रहा, वही वैल्यू रखिए 100। 10 इसकी वैल्यू 4 मान के चलो, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 100, और यहां पे बताइए हाँ 10 का स्क्वायर कितना बना, कितनी वैल्यू बन रही है, अंडर रूट ऑफ 100, और बाकी के कितने बन रहे थे, अंडर रूट ऑफ 136। इसका मतलब सबसे कम अपोजिशन कब क्रिएट होगा, जब सर्किट किसके तरह बिहेव करेगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह। इसका मतलब ही क्या, कि जब आपका सर्किट में एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर आए, इट मींस दैट जेड की वैल्यू आर के बराबर हो जाए, तभी आपके सर्किट में सबसे कम क्या होगा, अपोजिशन क्रिएट होगा। इट मींस दैट impedance having very less value when XL is equals to XC। और ये जो आपका केस होता है XL is equals to XC, इसी केस को हम लोग आगे जाके बोलेंगे कौन सा केस, दैट इज रेजोनेंस का केस। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। ठीक, ये अगले इसमें हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। व्हेनेवर द एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, इसी को हम लोग क्या बोलने वाले, रेजोनेंस। आई बात समझ में। तो पूरे केस में समझ में आया क्या चीज चल रही है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मुझे बताइए, अगर मैंने आपको पूछा व्हेनेवर देयर इज एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, व्हाट विल हैपन विद द पीक वोल्टेज, तो वोल्टेज भी क्या हो गया, सेम। अरे बेटा आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो R मतलब कौन है, रेजिस्टेंस। तो सभी में करंट कैसा है, सेम। सभी में इन द सेंस C में करंट कैसा है, सेम, और L में भी करंट कैसा है, सेम, क्योंकि किसमें लगाए गए हैं, सीरीज में। तो इन दोनों के लिए करंट अगर सेम और दोनों का रेजिस्टेंस भी एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी बना, तो दोनों भी वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन कैसा आएगा, सेम। इसका मतलब दोनों का वोल्टेज कैसा बना, सेम। तो यही चीज रही ना कि E नॉट L इज इक्वल टू E नॉट C बनेगा, और वोल्टेज का इक्वेशन क्या बोलता है, E नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो
ई नॉट आर का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ई नॉट एल माइनस ई नॉट सी का होल स्क्वायर। ये दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या बनेगा? इसका मतलब ई नॉट इज इक्वल टू, बोलो, ई नॉट आर बनेगा, अंडर रूट के बाहर निकलेगा। अरे हाँ या ना? इसका मतलब उतना ही वोल्टेज दिखाई देगा जितना रजिस्टर के अक्रॉस में है। ये बात समझ में आई क्या? क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो इसका मतलब ये कि बस वहां पे सिर्फ किसके कौन है, एक ही कंपोनेंट है, इस तरह से हम लोग बोलेंगे कौन सा? रजिस्टर। आई बात समझ में? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अब इसके ऊपर जो सर्किट वाले क्वेश्चंस रहेंगे, पहले कुछ अलग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लेंगे अपन, उसके बाद उसके सर्किट्स के क्वेश्चन लेंगे। किसके ऊपर? आरएलसी सर्किट के ऊपर। और सभी होने के बाद हम लोग 7 सर्किट्स पढ़े, उसी 7 सर्किट्स के ऊपर भी हम लोग क्या कुछ लॉजिकल क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये बात समझ में आई? दिक्कत बेटा किसी को? अगर मैंने इसको पूछा अगर फेज निकालिए, कितना फेज होगा, तो फेज निकालने के तरीके बताइए, क्या बनेंगे इसका? हाँ, इस सर्किट में बताइए फेज के लिए क्या? फेज इज व्हाट? फाई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? tan फाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेटा बोलो tan फाई की वैल्यू क्या शो होगी? tan फाई इज इक्वल टू xl माइनस xc बाय, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं वोल्टेज का फॉर्म? बोलो E नॉट L माइनस E नॉट बाय E नॉट R। ऊपर भी करंट से मल्टीप्लाई किए, सॉरी करंट से डिवाइड करें, नीचे भी करंट से डिवाइड करके तो किसमें कन्वर्ट हुआ? रेजिस्टेंस में। तो उसको वोल्टेज के फॉर्म में लिखो या रजिस्टर के फॉर्म में लिखो, बात तो क्या रही? एक है। मतलब वोल्टेज के फॉर्म में लिख के अगर करंट से डिवाइड करेंगे तो इसके फॉर्म में आएगा। बात समझ में? तो ये रहा cos फाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। cos फाई की वैल्यू क्या बोल सकते हैं हम लोग? बोलो cos फाई इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड। तो इसको देखो, इससे हम लोग किसका अनुमान लगाएंगे? इसका लगाएंगे। इसको देखना है और इसको देखना है। ये वोल्टेज के फॉर्म में रहा, फेजर डायग्राम किसमें रहा? रिएक्टेंस के फॉर्म में रहा, रिएक्टेंस एज वेल एज इम्पीडेंस। तो मुझे बताइए cos फाई, हाँ उसको देखिए, बताइए अपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड? एडजेसेंट साइड क्या बोला जाएगा? आर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या दिख रहा है? तो यदि आपके न्यूमेरिकल्स में z की वैल्यू रही, फाई निकालने को बोला है, तो आप cos फाई का इस्तेमाल करोगे। और सिर्फ z नहीं रहा, r रहा, xl रहा, xc रहा, तो क्या इस्तेमाल करोगे? tan। तो आपका मतलब किससे रहेगा बेटा? फाई निकालने से। तो फाई कैसे निकलेगा इसमें से? बोलो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ xl माइनस xc बाय r, या फिर फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ r बाय z। मतलब रहेगा किससे? फाई निकालने से। आई बस मतलब तो कितने केस देखे हम लोगों ने यहाँ पे? 3 केस। वैसा समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? अभी तो यहाँ पे मैंने पहले बोला एक्सेल बड़ा है या एक्सी बड़ा है, यहाँ पे काम आता है किसमें? फाई निकालने के लिए। क्योंकि ये अगर चीज नेगेटिव में आ गई तो सब कुछ चेंज होगा। ये बात समझ में आई? किसमें हम लोग लाते हैं बेटा? पॉजिटिव में। जो बड़ी चीज है उसको पहले लेंगे। तो अगर इंडक्टिव सर्किट होगी तो एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे, कैपेसिटी होगी तो एक्सी माइनस एक्सएल करेंगे। जेड को किसी भी तरह का परिणाम होगा क्या? वोल्टेज का परिणाम होगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका स्क्वायर होने वाला है अंडर रूट में जाके। ये बात समझ में आई? बस देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन the impedance of a series LCR circuit if the reactance of C and L are 250 ohm and 220 ohm respectively and R is 440 ohm। तो क्या क्या चीज दी बेटा? बोलो impedance of series LCR circuit। LCR सर्किट में दिया है कौन आपका? हाँ रिएक्टेंस कौन सा वाला? C का और L का। तो XC दिया है बेटा, XC की वैल्यू कितनी बेटा? बोलो 250 ओहम। ये L की वैल्यू दी है, XL इज इक्वल टू कितना है? 220 ओहम। R की वैल्यू दी बेटा कितनी? बोलो 40 ओहम। और क्या निकालने को बोला उन्होंने? एम्पीडेंस। एम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, बोलते चलिए, प्लस। अब आप XC लिखोगे या XL पहले लिखोगे? XC लिखोगे तो कौन सा सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है? कैपेसिटिव या इंडक्टिव? कैपेसिटिव। तो ये रहा आपका कौन सा? XC माइनस XL होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। So therefore Z is equals to under root of R square की वैल्यू is 40 square plus XC minus XL is how much? 250 minus 20 is how much? 30 square। तो बोलो बेटा कितना बनेगा? 1600 plus 900। ये समझ में आया? कितना बनेगा? 25 किसका? ये 50 का। 50 क्या रहेगा? ओहम। वो नहीं है हमारा एम्पीडेंस। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन देखने हम लोगों को आज के लेक्चर में। क्लियर है?
a resistor of 50 ohm and inductor of 20 by pi Henry and capacitor of 5 by pi microfarad are connected in series to voltage source 230 volt 50 hertz. Find the impedance of dash 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 dash. ठीक है, क्या क्या निकालना हमको बोलो। R की वैल्यू दी कितनी, R की वैल्यू कितनी है बेटा 50 ओहम। L की वैल्यू कितनी है 20 बाय पाई हेनरी। उसके बाद क्या दिया है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दिया है 5 बाय पाई। माइक्रो है, माइक्रो का मीनिंग क्या है बेटा 10 टू द पावर -6 फैरेड। और क्या निकालने को बोला उन्होंने, Z की वैल्यू निकालनी है, एम्पीडेंस की वैल्यू। ठीक, एम्पीडेंस का फॉर्मूला सबको याद है, Z इज इक्वल टू बोलो √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। क्या हमारे पास XL या फिर XC है, नहीं है, इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा। तो यहां से निकालेंगे XL, यहां से निकालेंगे XC। तो बोलो बेटा यहां से निकालेंगे XL, XL का फॉर्मूला ओमेगा इंटू L, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f इंटू L, 2 इंटू पाई इंटू f इज हाउ मच 50 दिया है ना, इंटू L की वैल्यू कितनी है 20 बाय पाई, पाई से पाई, बहुत बढ़िया। 50 इंटू 2 100 इंटू 20 2000। आई बात समझ में, ये क्या बना आपका ओहम। ठीक, उसी तरह से किसकी वैल्यू निकालेंगे बोलो XC, XC की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 बाय बोलो 1 बाय ओमेगा C। बहुत बढ़िया, 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू ट्वाइस पाई f इंटू C। ठीक, बोलो बेटा 1 बाय 2 इंटू पाई f की वैल्यू हाउ मच 50 इंटू C की वैल्यू बताइए 5 बाय पाई इंटू 10 टू द पावर -6। पाई से पाई 50 टू 100 इंटू फाइव कितना 500, 10 टू द पावर -6 ऊपर क्या 10 टू द पावर +6। ठीक, बढ़िया। +6 का मीनिंग इसको भी सॉल्व कर लेंगे बेटा, निकाल सकते हैं अपन। बोलो एक के ऊपर कितने जीरो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 0 0 0। तो करो कितना बचा अभी 10,000 बाय 5 करो, कितना बनता है 2000 बना। ये बात समझ में आई, इसमें मिला आपका आंसर ओहम में, दैट इज XC की वैल्यू मिली। ठीक, और ये क्या मिला हमारा XL। R तो आपके पास रेडीमेड अवेलेबल है बेटा। ठीक, बेटा बोलो आंसर निकालिए। R स्क्वायर इज हाउ मच 50 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। XL की वैल्यू कितनी है 2000, XC की वैल्यू कितनी है तो 2000 माइनस 2000। इसका मतलब ये बेसिकली सर्किट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्योरली रेजिस्टिव। जब भी दोनों का इंडक्टेंस इंपेडेंस सॉरी रिएक्टेंस कैसा बने, सेम बने, तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाई जाती है, रेजोनेंस। ठीक है, जो हम लोग पढ़ने वाले आगे जाके। तो इसकी वैल्यू कितनी बनी 50, तो Z की वैल्यू 50। ठीक, स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, आपका आंसर निकलता जाएगा। ठीक है, चलो अटेंशन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रीडिंग्स इन वोल्ट मीटर एंड एमीटर ऑफ सर्किट शोन इन फिगर। यहां पे देखिए एमीटर यहां पे लगाया गया है, ये आपका कौन AC सोर्स, वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस में। अब इसके का मीनिंग क्या है, ये वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस में दिख रहा है, यहां पे ये वोल्ट मीटर ये वाला एंड पकड़िए और ये वाला एंड पकड़िए। इसके दो वायर वोल्ट मीटर के वायर पकड़ के मैंने ऐसे अटैच किए, तो इसका मतलब मैंने किसके अक्रॉस में वोल्टेज निकालना है, कौन से कंपोनेंट के अक्रॉस में। क्या ये RLC सर्किट दिख रहा है सीरीज वाला बेटा, ये दिख रहा है R, ये क्या है L और ये क्या आपका C, और तीनों भी किस में है। थोड़े देर के इसको भूल जाइए, एमीटर नहीं लगाया आपने, कुछ भी नहीं लगाया, सीधा शॉर्ट कर दीजिए ना, वोल्ट मीटर लगाया। तो आपका कौन सा सर्किट रहा है, सीरीज LCR सर्किट। ये बात समझ में आई। इसको बीच से काट के हम लोगों ने क्या निकाला, एमीटर निकाला, यहाँ पे लगाया, वहां पे अटैच किया। और एमीटर क्या मेजर करता है, करंट, और करंट को मेजर करने के लिए सर्किट को कट करके वहां पे उसमें लगाना पड़ता है। और वोल्ट मीटर किसके क्या करना पड़ता है, सर्किट को कट करके लगाना पड़ता है या अक्रॉस में लगाना पड़ता है, अक्रॉस में। तो किसके अक्रॉस में लगाया बताइए, क्या रजिस्टर के अक्रॉस में लगाया है या सिर्फ इंडक्टर के अक्रॉस में लगाया गया है, या L और C के अक्रॉस में है, या तीनों के अक्रॉस में है। अरे देख के बताइए ना भाई, ये एक एंड यहां पे है, दूसरा एंड यहां पे। इतनी सिंपल सी बात अगर नहीं बता पाए तो तुम्हें से पानी में चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कौन किसके अक्रॉस में दिख रहा है ये, हाँ L C। रजिस्टर तो छूट गया ना भाई, ये बात समझ में आई क्या। तो किसके अक्रॉस में है, L और C। क्लियर। सभी में करंट जो दौड़ेगा वो करंट कैसा होगा, सभी के लिए सेम होगा, कोई दिक्कत है इसमें। तो बेटा इसमें कौन से वैल्यू दी गई है बताइए, इसके अलावा कुछ और है नहीं है। ये क्या है बेटा R, ये क्या आपका
एक्सएल और ये क्या आपका एक्सी। इससे अपन को क्या निकल सकते हैं, अपन डायरेक्टली बोलिए जेड निकाल सकते हैं। अंडर रूट ऑफ जेड की वैल्यू बोलो बेटा कितना बनेगा, बोलो सब लोग, आर स्क्वायर प्लस, एक्सएल बड़ा है या एक्सी बड़ा है, कौन है, दोनों की वैल्यू कैसी है, मतलब आपका सर्किट किसके तरह बिहेव कर रहा है, प्योरली रेजिस्टिव। कंडीशन कौन सी रही, जब आपका क्या हो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम होती है तो कौन सी कंडीशन अच्छी हो रही है, रेजोनेंस। कौन सी है ये, तो एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या बनी, 0, तो क्या बना आपका आर स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या है आर, तो आर की वैल्यू कितनी है 45 ओम, तो आपकी जेड की वैल्यू मिली। अब सुन लो, आपके पास जेड है बेटा और ये क्या दिया है 90 वोल्ट, क्या ये 90 वोल्ट क्या होगा, वी ई आरएमएस होगा, ई एवरेज होगा या इंस्टेंटेनियस होगा। जब वो वैल्यू दी हुई होती है वो वैल्यू कौन सी होती है, आरएमएस, दैट इज ई आरएमएस की वैल्यू कितनी है 90। तो आपके पास बेटा यहां पे क्या है, इसका अपोजिशन है और इसका क्या है वोल्टेज है, जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आई आरएमएस निकाल सकते हैं, बराबर है। तो आई आरएमएस की वैल्यू क्या बनती है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। ये समझ में आया, वोल्टेज बाय, वोल्टेज की वैल्यू कितनी 90 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 45, कितना बना आई आरएमएस इज हाउ मच, 2 क्या एम्पियर। बहुत बढ़िया, अब ये तो समझ में आया। अब यहां पे जो एमीटर लगाया गया है सर्किट में, ये एमीटर इसी को तो मेजर कर सकता है बेटा, किसी भी तरह से एमीटर या वोल्ट मीटर इसी को मेजर नहीं कर सकता। वो किसको मेजर करेगा, हीट इफेक्ट को मेजर करेगा, और हीट इफेक्ट की वैल्यू कौन दिखाएगा, आरएमएस दिखाएगा। ये बात समझ में, तो इतना मेजर कर सकता है ये 2 एम्पियर करके। ये समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। अब क्या बचा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस का है बताइए। अब यही करंट 2 एम्पियर का करंट जाएगा, तो सभी के लिए करंट कैसा रहा, सेम। तो वोल्टेज निकालना है इसके अक्रॉस में, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और रजिस्टर। तो वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज निकालना है, क्या पता है, करंट पता है। अब सोचिए कौन सा फार्मूला, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। इसका दोनों का रेजिस्टेंस कितना होगा, अब यहां पे जेड नहीं बोल सकते बेटा, दोनों के लिए कितना होगा, एक्सएल और एक्सी। तो एक्सएल और एक्सी कितने का फेज डिफरेंस शो करते हैं, कितना, अरे बेटा करंट तो दोनों के लिए सेम ही डायरेक्शन बताएगा ना। एक्सी की वैल्यू कैसे होगा, ये होगा करंट, अरे हाँ, ये कौन होगा आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज कितना ही है ई नॉट एल, और ये कौन होगा आपका ई नॉट सी। ये समझ में आई बात। तो फिर कितने का एंगल शो कर रहा है, तो फेजर है, फेज के एंगल के हिसाब से हम लोग नेट वोल्टेज क्या बोल सकते हैं, इसका ई नॉट सी का लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स सी, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एक्स एल। तो रेजिस्टेंस कितना है आपका, एक्सएल माइनस एक्सी। तो बोलो फॉर्मूला क्या बोलता है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू अपोजिशन इज आर। निकालना क्या हमको, वोल्टेज, आई की वैल्यू क्या है आईआरएमएस, और आर की वैल्यू क्या रहेगी एक्सएल माइनस एक्सी। तो आईआरएमएस की वैल्यू कितनी है 2, और एक्सएल की वैल्यू कितनी रहेगी 4, एक्सी की वैल्यू कितनी है 4, 4 माइनस 4 0, 0 इंटू 2, इसका मतलब वोल्टेज कितना दिखाई देगा। सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ, दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज 0 है। व्हाई, बिकॉज द होल सर्किट इज बिहेव लाइक द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इट मींस दैट whenever the capacitor is activate, at the same time the inductor is also activate, but the working of this capacitor is in a downward manner. It means that the inductor is behave like in a upward manner. That's why दोगे एकामेकाला काय करतात, कैंसिल करतात, जिसके वजह से आपका आंसर कितना मिला 0। ये समझ में आई बात, पक्का क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।